जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की एंड दैट इज फेडरल सिस्टम. सो इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और द क्लासिफिकेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, so the political scientists have divided or classified the types of governments into two categories. पहली होती है आपकी यूनिटरी और दूसरा होता है आपका फेडरल. इसका जो बेसिस रखा गया है इस डिवीज़न का, दैट इज़ द नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट. नेशनल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको आधार बनाया गया है, उसको बेसिस बनाया गया है फॉर द कैटेगराइजेशन ऑफ टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट. इफ़ यू टॉक अबाउट द यूनिटरी गवर्नमेंट, तो यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पर सारी जो पावर्स होती हैं वो नेशनल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास होती हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, जहाँ पर पावर डिवाइडेड होती है बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स. और ये जो डिवीज़न होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है. नाउ जस्ट लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. नंबर 1, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन एंड सो ऑन. ये सब के सब हैं आपके यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट. कहने का मतलब ये है कि आपका ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जापान हुआ, चाइना हुआ, यहाँ पर आपको केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, यूनियन गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, और यहाँ पर स्टेट्स नहीं होंगे, यहाँ पर प्रोविंसेस नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो भी उनके पास अथॉरिटी नहीं होगी. दे विल वर्क एज द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. दे वोंट हैव एनी इंडिपेंडेंट पावर और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, राइट. तो ये एग्जाम्पल है आपके यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के. While the United States of America, Switzerland, Australia, Canada, Russia, Brazil, Argentina, and so on, they possess the qualities of a federal model of government. It means ये सब के सब क्या है, ये federal government है, right? और मैंने अभी आपको बताया कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा, जहां पे मोर देन वन टियर ऑफ गवर्नमेंट होगा, राइट. यू हैव टू रिमेंबर दिस. जहां पर भी सिंगल टियर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द यूनिटरी गवर्नमेंट, और जहां पे मोर देन वन टियर ऑफ गवर्नमेंट होगा, चाहे वो सिंगल टियर हो, चाहे वो डबल टियर हो, चाहे वो ट्रिपल टियर हो, उसको कहा जाएगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट. फॉर एग्जांपल इन इंडिया वी हैव 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट. पहला है आपका यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा है आपका स्टेट गवर्नमेंट्स, और तीसरा है आपका लोकल गवर्नमेंट्स, राइट, जिसमें आपका म्यूनिसिपैलिटीज और आपकी पंचायत आती हैं. क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो फेडरल सिस्टम जो है या फिर फेडरेशन जो है वो किस तरीके से बनता है, तो वो 2 तरीकों से बनता है. एक जहां पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं, राइट, दे विल क्लब टुगेदर एंड दे विल फॉर्म अ लार्जर यूनिट, राइट. तो एक तो ये तरीका हो गया. दूसरा तरीका ये हो गया कि आपका एक लार्जर यूनिट है और वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक. अब जब हम बात करेंगे अमेरिका की, तो वहां पर ये जो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं इन्हें स्टेट्स कहा जाता है. इफ यू टॉक अबाउट स्विट्जरलैंड, तो वहां पर इन्हें कैंटोन्स कहा जाता है, प्रोविंसेस कहा जाता है कनाडा में, और रशिया में इन्हें रिपब्लिक्स कहा जाता है. सो ये एक ही कॉन्सेप्ट के अलग अलग नाम हैं. तो ये जो स्मॉलर यूनिट्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, और ये जो स्मॉलर यूनिट्स हैं इन्हें अमेरिका में स्टेट, स्विट्जरलैंड में कैंटोन्स, कनाडा में प्रोविंसेस और रशिया में रिपब्लिक कहा जाता है. सो लेट्स सी सम डिफरेंसेस बिटवीन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पहला डिफरेंस है दैट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको ड्वेल गवर्नमेंट देखने को मिलता है, राइट. ड्वेल गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि एक लेयर आपका नेशनल गवर्नमेंट का होगा और दूसरा आपका रीजनल गवर्नमेंट का होगा. लेकिन अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर आपको केवल और केवल सिंगल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, एंड दैट इज नेशनल गवर्नमेंट, राइट. अब ऐसा नहीं है कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें या फिर फ्रांस की बात करें, ऐसा नहीं है कि वहां पे प्रोविंसेस नहीं होते, यानी एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड नहीं होता. बिल्कुल होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर दूसरा होता है. जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना. तो चाइना जो है आपने सुना होगा, चाइना में एक जिनजियांग जो है प्रोविंस है, और वो जो जिनजियांग प्रोविंस है वो ज़्यादातर न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ द
उइगुर मुस्लिम्स, राइट। ठीक है, सो ये जो प्रोविंस है ये चाइना की एक आर्म है, यानी ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट की। उनके पास अपनी कुछ अथॉरिटीज नहीं होती हैं, उनका अपनी सोवरेनिटी नहीं होती है, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होता है, राइट। लेकिन अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे जो आपकी नेशनल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ पावर शेयरिंग करती है, राइट, अथॉरिटी शेयरिंग करती है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं इंडिया का। फेडरल गवर्नमेंट का दूसरा एक इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज मैंडेटरी फॉर द फेडरल गवर्नमेंट टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर एज इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यू मे हैव a written constitution, for example in France, or you may have an unwritten constitution, for example Britain. So you have to remember this fact, right? This is important कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है, और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यू मे हैव द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और यू मे हैव द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखो, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अगर हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इनके बीच में होगा, राइट। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये सारे प्रोमिसेस ओरल प्रोमिसेस हैं, अनरिटन प्रोमिसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा? यानी यूनियन हमेशा ये कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकत उसके पास हो, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं असहाय महसूस करेगी, वो कहीं ना कहीं पावरलेस महसूस करेगी, क्योंकि उन्हों को जो प्रॉमिस किया गया है वो प्रॉमिस कहीं पर लिखा नहीं गया है। एंड दैट इज द रीजन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मेक श्योर कि जो आपकी जो स्मॉलर पार्टीज हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके अधिकार जो हैं वो सिक्योर रहें। इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। मान लेते हैं एक मनी लेंडर है, राइट, और बहुत सारे छोटे छोटे किसान जो हैं वो मनी लेंडर से पैसे ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, राइट, एंड ही इज अ पावरफुल मनी लेंडर, बिग मनी लेंडर। सो जब ये कर्जा लिया जा रहा था तो जब किसानों ने मनी लेंडर से पूछा कि सरकार हमें कितना पे करना होगा, तो मनी लेंडर विल से ओके यू जस्ट हैव टू पे 5%, आपको 5% इंटरेस्ट पे करना होगा, राइट। एंड आफ्टर 1 ईयर जब ये लोग किसान जाते हैं मनी लेंडर के पास, तो मनी लेंडर क्या बोलता है कि आपको 5 नहीं, आपको 25% जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो किसान फिर बोलेंगे कि नहीं, आपने 5% बोला था, लेकिन मनी लेंडर बोलेगा नहीं, मैंने 25% बोला था। तो क्या आपको लगता है कि ये किसान जो है कहीं ना कहीं एक अनफेवरेबल कंडीशन में है? क्यों? क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है। तो जब इस तरह की कोई भी एग्रीमेंट होता है, अनरिटन एग्रीमेंट या अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहाँ पे एडवांटेज जो होता है वो बड़ी ताकत को होता है, राइट। छोटी ताकत को एडवांटेज नहीं, डिसएडवांटेज होता है। लेकिन दूसरा केस ले लेते हैं कि अगर मनी लेंडर जो है वो लोन दे रहा है, वो कर्जा दे रहा है इन किसानों को, और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि 5% इंटरेस्ट जो है वो एनुअली पे किया जाएगा, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो सारे किसानों के पास है, राइट। तो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर अगर मनी लेंडर ज़्यादा डिमांड करता है तो ये जो किसान है ये कोर्ट में जा सकते हैं, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न किया जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न हो। जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं हो सकता, वहाँ पे हो भी सकता है। हमने इसका एक एग्जाम्पल देखा है फ्रांस में, ठीक है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ चुका है, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैं बता ही चुका हूँ कि फेडरेशन का फाउंडेशन ही डिवीजन ऑफ पावर है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर, राइट। ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट। देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज सुप्रीम, राइट। पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सुप्रीम। सुप्रीम कौन है? सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन।
एंड इफ यू टॉक अबाउट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है, फॉर एग्जांपल इन जापान, और नहीं भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन। ब्रिटेन में कौन सुप्रीम है? ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, राइट? सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट इन ब्रिटेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर द नेशनल गवर्नमेंट टू चेंज द लॉज, टू चेंज द प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू देयर whims and fantasies. So rigid constitution will protect the rights of the state governments. Okay. यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है फ्रांस की तरह, और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है ब्रिटेन की तरह, क्योंकि ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो दिस इज अ बिट इजी कि उसको आराम से अमेंड किया जा सके, राइट? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है आपकी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी आपका लोकसभा, राज्यसभा, राइट? ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? ये देखने को मिलता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। बट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर में भी बाइकैमरल और इट मे बी यूनिकैमरल। फॉर एग्जांपल चाइना में आपका यूनिकैमरल है, वहाँ पे 2 हाउसेस नहीं होते हैं। बाइकैमरल क्यों किया गया? देखो, लोकसभा में अपन लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, राइट? डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं लोगों को। राज्यसभा में क्या होता है? स्टेट को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है? तो स्टेट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए राज्यसभा है, इसलिए इसे हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर यानी चाइना में तो नहीं होता है स्टेट्स, दैट इज द रीजन वहाँ पे यूनिकैमरल है, वहाँ पे राज्यसभा जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। A federation can be formed in 2 ways, that is by way of integration or by way of disintegration. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको ये पॉइंट अभी डिस्कस किया है कि किसी भी फेडरेशन को अगर बनाना है तो हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये कि कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं और उनको आपस में क्लब कर दिया गया। क्यों किया गया? बिकॉज दीज स्मॉलर यूनिट्स आर नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंट, दे डू नॉट possess मिलिट्री पावर्स, राइट? सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। तो व्हाट दे विल डू, दे विल क्लब टुगेदर, वो एक ट्रीटी साइन करेंगे, एक एग्रीमेंट साइन करेंगे और वो बनाएंगे एक बड़ा राज्य, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट? सो एक तो ये तरीका हो गया फेडरेशन का, एक किसी भी फेडरल पावर का बनने का। दूसरा तरीका ये होता है कि आपका ऑलरेडी एक बड़ा स्टेट है, राइट? अब स्टेट को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाएगा। तो ये तरीका होता है जैसे कनाडा में अपनाया गया, राइट? तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स हो रहा है, यहां पर डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट हो रहा है। ओके, और इस तरीके से आपका एक फेडरेशन जो है वो तैयार किया जा रहा है, राइट? अ नंबर ऑफ मिलिट्रली वीक, ये पॉइंट मैंने जो आपको बताया, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स come together to form a big and a strong union, as for example the United States of America. दूसरा एग्जाम्पल आपका कनाडा का है। A big unitary state is converted into a federation by granting autonomy to the provinces to promote regional interests, for example Canada, राइट? तो अमेरिका का आपको याद रखना है, अमेरिका का ये जो फेडरेशन बना था, ये बना था 1787 में। क्यों बना था? क्योंकि एक अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था, 1775 से लेकर 83 तक चला था। वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग रिवॉल्यूशन है। डेफिनेटली अगर आपको टाइम लगे, लाइक आप डिनर कर रहे हैं या फिर आप लंच कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा आपको फ्री टाइम मिलता है, तो आप यूट्यूब में एक बार ज़रूर अमेरिकन रिवॉल्यूशन को पढ़ना सुनना। प्री में तो क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट मेंस में एक क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का आता है, तो ये भी आप देख सकते हैं, राइट? मैं तो इसको अलग से कवर करूँगा ही, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अभी की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स हैं। ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली 13 राज्य थे, 13 स्टेट्स थे। ओके, सो ये जो 13 स्टेट्स हैं, ये लोग आपस में मिले और इन्होंने एक फेडरेशन तैयार किया। कनाडा की बात करें तो इट ओरिजिनली इट कंप्राइज्ड ऑफ 10 प्रोविंसेस, right? Sorry, originally it had 4 provinces and presently it has 10 provinces. तो इस तरीके से आप डिसइंटीग्रेशन करके भी बना सकते हैं कोई भी फेडरल स्टेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये आता है कि भारत ने फेडरल सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट, राइट?
इसके पीछे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स दो मेन रीजंस को बताते हैं। पहला है द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री। भारत का जो एक एलिफेंटाइन साइज है, बहुत बड़ा एक देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम भारत को एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दें, एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम फॉलो करें, राइट। सो दैट इज द रीजन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स दे रियलाइज दैट द फेडरल सिस्टम नॉट ओनली एंश्योर द एफिशिएंट गवर्नेंस। तो पहला तो रीजन ये है कि हमको एफिशिएंट गवर्नेंस चाहिए था, right? Distribution of authority, distribution of responsibility, distribution of power, that will make the system more efficient. और इसके अलावा it was very important to continue the national unity and the regional autonomy. अब इसको समझो, इसका मतलब क्या हुआ। जब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के सामने ये सवाल खड़ा हुआ कि हम किस तरह के सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, तो एक तो सिस्टम है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा सिस्टम है आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम लोगों ने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए लिया क्योंकि एक तो अपना साइज बहुत बड़ा है, राइट। अब अगर साइज बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इन पॉपुलेशन की नीड्स बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल राजस्थान की जो नीड्स होंगी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की नीड्स बहुत डिफरेंट है। इफ़ यू टॉक अबाउट जम्मू कश्मीर तो वहाँ के रीजनल एस्पिरेशंस डिफरेंट हैं, सदर्न इंडिया का काफ़ी डिफरेंट है। तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ वन साइज फिट ऑल। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, राइट। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है आपका नेशनल यूनिटी को अडॉप्ट करना, उसको कंटिन्यू करना, राइट, उसको सीमेंट करना। अब ये क्यों? क्योंकि आप देखो, चाहे आपका खालिस्तान मूवमेंट हो गया, राइट, चाहे आपका बोडोलैंड मुद्दा हो गया, चाहे आपका जम्मू एंड कश्मीर एक इशू हो गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर सिसनिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, यानी यहाँ पे अलगाववाद चल रहा है। अलगाववाद का मतलब ये सब लोग अपने लिए एक अलग राज्य की डिमांड कर रहे हैं, राइट। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अलग राज्य, एक अलग देश की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो उनका जो आधार है दैट इज रिलीजन, दैट इज कल्चर, दैट इज कस्टम, बिकॉज दे हैव they perceive that they have other interest। उन्हें लगता है ऐसा कि उनके रिलीजन के इंटरेस्ट अलग हैं, उनके कल्चरल इंटरेस्ट अलग हैं, उनके कस्टम अलग हैं, तो उनकी एस्पिरेशंस अलग हैं। और अगर हमें उन एस्पिरेशंस को मीट करना है तो हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से वो कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होगा क्या, जब आप नॉर्थ ईस्ट में रहते ही नहीं हैं तो आपको कैसे पता चलेगा उनकी डिमांड क्या है, राइट, उनके लोकल कस्टम्स क्या हैं। तो उनकी बातों को वहाँ का व्यक्ति ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है, राजस्थान की बातों को वहाँ का व्यक्ति ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। एंड दैट इज़ द रीज़न पावर हैज़ बीन डिवाइडेड, इट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो सिर्फ 2 टीयर्स के बीच में नहीं बल्कि 3 टीयर्स के बीच में इसे डिवाइड करने का रीज़न ही ये था ताकि हम ग्रामीण क्षेत्र तक, ग्राम सभा के क्षेत्र से हम लोग जो है डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें, राइट। रीजनल ऑटोनॉमी टू अवॉइड सेसनिस्ट मूवमेंट्स। तो दीज वर द रीजंस बिहाइंड द एडॉप्शन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। However, the term federation has nowhere been used in the constitution. This is very important for your pre-purpose. इस तरह का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो you have to remember the fact कि हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को फेडरल स्ट्रक्चर कहा तो ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन जो टर्म है फेडरेशन वो आपको कहीं से कहीं तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलती है। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। जब हम आर्टिकल 1 पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 1 में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, और इसके पीछे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कारण दिए हैं, राइट। तो उन्होंने कहा था कि हम यूनियन स्टेट्स क्यों कह रहे हैं अपने को, बजाय फेडरेशन ऑफ स्टेट के, क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर तो फॉलो कर रहे हैं बट स्टिल वी आर नॉट कॉलिंग अवर सेल्फ एज फेडरेशन ऑफ स्टेट, रादर वी आर कॉलिंग अवर सेल्फ एज यूनियन ऑफ स्टेट। तो उन्होंने 2 कारण दिए। पहला कारण जो उन्होंने दिया वो कारण ये था कि इंडिया जो बना है, राइट, इंडियन फेडरेशन जो बना है, इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। जैसे मैंने आपको बताया अमेरिका में क्या हुआ, जो 13 स्टेट्स थे उन्होंने आपस में जो है एग्रीमेंट साइन किया,
राइट। उसके बाद फिर वो एक बड़ा राज्य बनाते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनके बीच में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। देखो फिर से समझो, अमेरिका में क्या हुआ था, एक ये स्टेट, एक ये स्टेट, एक ये स्टेट, इस तरीके से स्टेट्स बने हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया, आपस में बैठे और उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। इसका मतलब स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, राइट। स्टेट्स के बीच में, अमंग द स्टेट्स, इन सारे स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, एंड देन दे क्लब together and they formed a larger state, United States of America. But if we see the case of India, इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है कि यूनाइटेड प्रोविंस, उस वक्त तो यूनाइटेड प्रोविंस था, उसका कोई एग्रीमेंट हुआ हो महाराष्ट्र के साथ, या महाराष्ट्र का कोई एग्रीमेंट हो कर्नाटक के साथ, या कर्नाटक का तमिलनाडु के साथ, या केरल के साथ। यानी स्टेट्स का, राज्यों का आपस में किसी तरह का कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो ये एक कारण है कि हम अपने आप को फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कह रहे हैं। दूसरा, जब ये एग्रीमेंट हुआ था अमेरिकन स्टेट्स के बीच में, तो उसमें ये भी था कि उनको ये अधिकार है कि वो कभी भी इस एग्रीमेंट से बाहर जा सकते हैं। यानी कोई स्टेट अगर जुड़ा है अमेरिका से और उसको लगता है कि उसके इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो उनके पास ये अधिकार होगा कि वो उस एग्रीमेंट से बाहर जा सकते हैं। बट अगर आप इंडिया के केस में देखो तो क्योंकि एक तो हमारे बीच में इस तरह का, यानी स्टेट्स के आपस में कोई इस तरह का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड। स्टेट के पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो अलग हो सके फेडरेशन से। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश अलग देश अगर बनना चाहता है तो नहीं बन सकता, राइट। उत्तराखंड एक अलग देश बनना चाहता है तो नहीं बन सकता, राइट। तो इनके पास ये अधिकार नहीं होगा, राइट टू सिसीड नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, दिस वर द 2 रीजंस फॉर कॉलिंग इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट एज द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इंपॉर्टेंट है, याद आप रख सकते हैं। इंडियन फेडरल सिस्टम जो है वो फॉलो करता है कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, राइट। अमेरिकन मॉडल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अमेरिकन मॉडल मैंने आपको बताया किस तरीके से काम करता है। रादर वी फॉलो द कैनेडियन मॉडल, राइट। The Canadian model differs fundamentally from the American model in so far as it establishes a very strong center. अगर हम कनाडा की बात करें और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों फेडरेशन है बट दोनों में एक डिफरेंस है। देखो, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो बात करी है, बट हमने ये नहीं बोला कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो होगा, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होगा। कहीं पे 70-30 रेशियो हो सकता है, 90-10 रेशियो हो सकता है, 50-50 रेशियो भी हो सकता है। तो अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में आपको देखने को मिलता है सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, राइट, एज कंपेयर टू स्टेट्स। यानी मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि 70% पावर्स अगर सेंटर के पास हैं तो 30% पावर्स आपकी स्टेट्स के पास होंगी। यानी यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, दैट इज मोर पावरफुल। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास पावर तो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो हुआ है, बट वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ है दैट इज नॉट इक्वल, और वो लोग कम पावरफुल हैं, कम ऑथोरिटी उनके पास है। अमेरिका का अगर हम एग्जांपल देखें तो वहाँ पे वी कैन से कि पावर शायद 50-50 के रेशियो में आप कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने कुछ अधिकार हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपने कुछ अधिकार हैं, राइट। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज नॉट एज पावरफुल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। कनाडा के पास जो सेंट्रल पावर है वो ज़्यादा पावरफुल है। अब आप आके देखें इंडिया का केस। इंडिया का अगर आप देखो तो ज़्यादा मैच किसके साथ कर रहा है? कनाडा के साथ कर रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कर रहा है? तो आपका ये कर रहा है कनाडा के साथ। और दैट इज़ द रीज़न हम ये कह रहे हैं कि इंडियन फेडरेशन का जो सिस्टम है वो कैनेडियन मॉडल से ज़्यादा मैच करता है, क्योंकि अपने यहाँ पर भी यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है। आप खुद ही इमेजिन करो यार, मोदी जी ज़्यादा पावरफुल है कि 10 चीफ मिनिस्टर एक साथ हो जाएं तो वो ज़्यादा पावरफुल है। ऑब्वियसली तब भी मोदी जी ही पावरफुल रहने वाले हैं, क्योंकि कैबिनेट को हेड करते हैं। कैबिनेट ने अगर रिकमेंडेशन दे दिया नेशनल इमरजेंसी लगाने का तो वो लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी अधिकार नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक। इंडियन फेडरेशन रिजेंबल द कैनेडियन फेडरेशन। नंबर 1, इन इट्स फॉर्मेशन, जैसे बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो हमारे यहाँ पर क्या था, पावर्स को यानी स्टेट्स को बनाया गया है, राइट, डिसइंटीग्रेट किया गया। डिसइंटीग्रेट मतलब यूपी है, यूपी से उत्तराखंड निकाल दिया,
राइट। अभी थोड़ा सा न्यूज़ चल रही है या फिर एक स्पेकुलेशन हो रहा है कि मे बी ये उत्तर प्रदेश को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके 2-3 नए स्टेट्स बनाए जा सकते हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट जितने भी न्यूज़ चैनल हैं और न्यूज़पेपर हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है बेसिकली, ये डिसइंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, राइट। दूसरा है इन इट्स प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन। तो हमारा जो प्रेफरेंस है, जो टर्म है, हम भी यूनियन यूज़ करते हैं और कनाडा भी यूनियन यूज़ करता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट अमेरिका तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल करता है। तीसरा, इन इट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, जो मैंने अभी आपको बताया कि कनाडा के मॉडल में भी सेंट्रलाइज्ड जो टेंडेंसी है वो देखी गई है, यानी सेंटर के पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू दी स्टेट्स। और सेम मॉडल आपको इंडिया में भी देखने को मिलता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। सो फेडरल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट को आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो तो अपलोडिंग में काफ़ी टाइम लगता है और आप लोग भी बड़े वीडियोस देखना पसंद नहीं करते। सो आई विल कंटिन्यू माई लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।